आज के समय में अगर पत्रकार का कोई दुश्मन है तो पत्रकार ही पत्रकार का दुश्मन है। मीडिया को मिरर के रूप में काम करना चाहिए। क्या आपने जैसा देखा वैसा आपने लोगों को दिखा दिया, लेकिन आज उस मिरर पर धूल जमी हुई है। वो धूल है टीआरपी की धूल, वो धूल है विज्ञापन की धूल, वो धूल जमी है जो वो है राजनेताओं के दबाव की धूल। ये पुस्तक कोई उपदेश नहीं है मनदीप जी कि मैं किसी को उपदेश देने निकला हूँ या मैं किसी को आईना दिखाने निकला हूँ। तो क्या करना चाहिए एक पत्रकार को और लोगों को फिर क्या करना चाहिए? जो बात एक घर में सोल्व हो सकती थी, आपने वो सारे दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए क्योंकि आपको अच्छे व्यू आ रहे हैं। यानी क्या मीडिया का काम ये है कि एक पति पत्नी के झगड़े को सुलझाए मीडिया? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है वो पत्रकारिता पर है और पत्रकारिता किस दौर से गुजर रही है, इन सब चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रदीप दलाल जी हैं। प्रदीप दलाल एक अनुभवी और मनोवैज्ञानिक पत्रकार रहे हैं। इन्होंने एमफिल से लेकर एमएससी तक की पढ़ाई की है और बेस्ट यंग जर्नलिस्ट 2018 का अवार्ड प्राप्त किया है। अब लंदन में है और प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है न्यूज़ फॉर सेल, और आचार्य देवर जी के शिष्य रहे हैं। अगर कैथल की बात करें तो जाने माने पत्रकार रहे हैं। अब यूके में अपनी स्टडी वहाँ से कर रहे हैं और साथ के साथ जो इनके लेख हैं वो बड़े बड़े अखबारों में छपते आए हैं। तो आज बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। मनदीप जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हर चीज़ को पूरे संसार को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। तो मैं वहाँ भी देखता हूँ कई बार आपके पिछले पॉडकास्ट हैं जो रीले वायरल होती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी एयर न्यूज़ की टीम को। जी धन्यवाद प्रदीप। पुस्तक लॉन्च की है न्यूज़ फॉर सेल। इससे पहले बहुत सारे लेख भी आए हैं आपके और लगातार आप इस फील्ड में काम करते रहे, लेकिन वहाँ भी चस्का यूं का त्यों है। जी मनदीप भाई, देखिए, पत्रकारिता का एक ऐसा कीड़ा है, अगर किसी ने पत्रकारिता कर ली एक बार तो वो पत्रकारिता को छोड़ ही नहीं सकता। और ये मेरे साथ नहीं है, हमारे फील्ड में हम अनेकों ऐसे पत्रकार देखते हैं जिनको हम पूछते हैं कि क्या पत्रकारिता से आपका गुजारा हो जाता है, तो उसका साफ जवाब होता है बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो वो मजाक में, जैसे हम हरियाणवी में हरियाणवी कोई भी व्यक्ति, उसकी आदत होती है मजाक करने की, तो कई बार वो मजाक में कहते हैं कि पत्रकारिता तो एक कुत्ते की हड्डी जैसा काम है कि बस उसको आप मतलब वो करते रहो। पत्रकारिता आपकी आय को आज के समय में नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर हम मीडिया समूहों की बात करें, जो बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, वो मीडिया समूह तो जमकर पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं या बड़े बड़े राजनेताओं के हैं। लेकिन जो पत्रकार दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात पत्रकारिता को जिसने अपनी रोजी रोटी बना लिया है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक मनरेगा मजदूर तक को 8100 रुपये पहले मिलते थे, अब शायद वो राशि सरकार द्वारा बढ़ा दी गई होगी, लेकिन एक पत्रकार के लिए कोई मानदेय तय नहीं है कि उसको कम से कम इतने पैसे मिलेंगे। यानी उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो वह किस चीज पे आश्रित रहे? तो समस्याएं बड़ी हैं। मन में एक टीस थी। हाँ। और 8-10 साल इस फील्ड में काम करने के बाद, एमएससी और एमफिल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद, मुझे लगा कि जो अनुभव मैंने किया, ये पुस्तक कोई उपदेश नहीं है मनदीप जी। हाँ। कि मैं किसी को उपदेश देने निकला हूँ या मैं किसी को आईना दिखाने निकला हूँ। ये जो मैंने अपने आसपास देखा, जो मेरे साथ काम करने वाले थे उन्होंने अपने आसपास देखा, बस उन्हीं सब का एक निचोड़ सा मैंने इसमें रखा है। और इसका नाम भी न्यूज़ फॉर सेल मैंने इसलिए रखा, मैं आपको बता दूं, 2023 की एक रिपोर्ट थी। उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो 80% के आसपास का जो हिस्सा कमाई का आता है बड़े न्यूज चैनलों के पास, मीडिया समूहों के पास, वो आता है विज्ञापन से। यानी 80% वो विज्ञापनों पर निर्भर हैं। तो आप खुद मीडिया लाइन में पिछले लंबे अरसे से हैं, लगभग 1 दशक से हैं आप। तो आप बताइए, अगर कोई भी न्यूज चैनल किसी बड़ी कंपनी से विज्ञापन ले लेता है और उस बड़ी कंपनी में कुछ ना कुछ घपला है, भ्रष्टाचार है या कोई भी समस्या है,
तो वह न्यूज चैनल उस समस्या को उजागर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? वो पैसे कैसे लेके करेगा? क्योंकि वो उसके स्पॉन्सर हैं। अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप से हाथ पीछे खींच लिया तो वो जिनकी सैलरी दे पा रहे हैं रिपोर्टर्स की, वो सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो समस्या बड़ी विकराल है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे आजादी से पहले जब हम पत्रकारिता को मानते थे कि एक मिशन है देश को आजाद करवाने का, तब हम इसको समाज सेवा के रूप में लेते थे। ज्योतिबा फूले हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, बाल गंगाधर तिलक हों, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, महात्मा गांधी हों, इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं, अखबार और ऐसे सैकड़ों पत्रकार उस समय हुए हैं कि अंग्रेजों ने उन पर वर्नाक्यूलर एक्ट लगाया, जो कि उसमें ये था कि कहीं भी आपकी मशीनें हैं, कहीं भी आपकी सामग्री है जिससे अंग्रेजों की सत्ता हिल सकती है, तो उन्होंने उनको जब्त करना शुरू कर दिया। तो उस समय में आप देखिए ना संसाधन थे कि अखबार को कैसे वो पहुंचाएंगे, चोरी छिपे उनको अखबार भी छापना था, फिर लोगों तक पहुंचाना भी था, और वो फ्री में निःशुल्क वो उनको बांट रहे हैं। तो आप अगर आप कल्पना करेंगे आजादी से पहले, तो वो एक पूरा मिशन मोड था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जेलों में भी गए, फिर भी उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। लेकिन आज जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं जी। तो लोगों का भरोसा हमने खो दिया। हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया टीआरपी के आगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस किताब को लिखने में कितने दिन लगे और कैसे रिसर्च की? यह किताब मनदीप जी मैंने लिखनी शुरू की जब मैं चंडीगढ़ में एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। उस दौरान मुझे लगा कि मुझे इस विषय में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि जब मैं मास्टर डिग्री की, एमफिल की, तो हर किसी एक स्टूडेंट का एक सपना होता है जी। कि जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसी प्रकार मीडिया लाइन में जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं इस लाइन में आकर मैं बड़े बड़े नेताओं से क्वेश्चन करूंगा, लोगों की समस्याएं उनके पास लेकर जाऊंगा और मैं एक क्रांति लाने का काम करूंगा, मतलब जो मेरा सपना था। लेकिन जैसे मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि ये एक प्रकार का जंजाल है। हाँ। कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज बना दिए हमने मास कम्युनिकेशन के, उनकी फीस लाखों की है मनदीप जी। एक आम घर का बच्चा बड़ी मुश्किल से उनमें एडमिशन ले पाता है, वो भी कि उसके सपने बड़े हैं। बिल्कुल। वो अपनी चमक दमक दिखा रहे हैं कि हमारा बच्चा आज तक में काम कर रहा है, हमारा बच्चा एनडीटीवी में है, या बड़े बड़े चैनल है, मीडिया समूह है, कि हमारा बच्चा वहां तक पहुंच गया है। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं मनदीप जी, जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में मैंने कम से कम दर्जन भर न्यूज चैनल और न्यूज पेपरों के जो कार्यालय थे, जो उनके ऑफिस थे, वो छाने। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप होता है पढ़ाई के बाद कि आप थोड़ा सा उनके साथ रह के जो फील्ड में है उसको आप सीख जाते हो। तो किसी ने कहा 10,000 रुपए हैं इंटर्नशिप के, किसी ने कहा 15,000 हैं, किसी का 20,000 था। तो एक प्रकार की एक दुकानदारी चलाई हुई है कि पहले आप मोटी फीस भरिए, उसके बाद आप इंटर्नशिप के नाम पे पैसे दीजिए, और जब आप इंटर्नशिप भी ये नहीं है मनदीप जी की 3 महीने में 4 महीने में आपकी खत्म हो जाएगी, यानी वो आपको ये कहते रहेंगे कि आपको सीखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो इंसान तो जीवन पर्यंत सीखता है। तो इसका मतलब तो आप उसको इंटर्नशिप के नाम पे उसको मजदूर बना के रखोगे बिना पैसे के। और बड़ी सिटीज में आप रहने का खर्चा, रेंट आपका कंप्लीट, और खाना पीना, तो मतलब वहां जाके मैंने देखा कि मीडिया के नाम पे कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा जो गांव देहात से निकला हुआ है, उसके लिए समस्याएं बहुत बड़ी हैं। और उसके बाद नौकरी के नाम पे उनको मिलता क्या है? जब मेरी नौकरी शुरू हुई मेरे को मिले 5,000 रुपए। उन 5,000 रुपए में मैं 15,000 रुपए वहां का रेंट भर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मतलब वो सब चीजों का खर्चा मिला के मैं अपनी जेब से ही दे रहा हूँ। हाँ, मैं जेब से खर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 बड़े न्यूज़पेपरों में वहां पे काम किया। उसके बाद मैं कैथल में आया। तो कैथल में आके मैंने ग्रामीण मुद्दे उठाने शुरू किए, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं शहर के इर्द गिर्द घूमती है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ मुद्दे उठाने शुरू किए, लेकिन यहाँ पे वहां से भी ज्यादा मैंने जो उत्पीड़न देखा पत्रकार का वो वहां से भी ज्यादा था। वो कैसे कि कई रीजनल चैनल हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप विज्ञापन लाओ, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपने मीडिया की पढ़ाई की है नहीं की है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई आपका टेस्ट नहीं लेना, उनको ये नहीं देखना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और मीडिया एथिक्स का आपको ज्ञान है या नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है कि आप कितना विज्ञापन एक साल में हमें दोगे। जो जितना विज्ञापन देगा वो उनका पत्रकार बनेगा, अन्यथा आपने पीएचडी कर रखी हो, आपने कुछ कर रखा हो, आप अपने घर बैठ जाओ। तो यहाँ पे जो वो स्थिति देख के मतलब मेरे मन में ये हुआ कि कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं था कि मैं मीडिया लाइन में आया, कि जब आपके जेब में 2 पैसे भी नहीं हैं, कि हमारे ऊपर परिवार का भी बोझ है, हमने उनको भी 2 वक्त की रोटी खिलानी है, हमारे और भी खर्चे हैं, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम देखा, यानी वो हम पर निर्भर है, हम अपने मालिक पर निर्भर नहीं है जो हमें नौकरी दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप विज्ञापन लाओ, उसमें से 20% हिस्सा आपका, 80% हमारा, और अगर आपने नौकरी बचानी है तो वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो हालात बड़े कठिन थे, तो यहाँ पे 5-6 महीने फिर मैंने फ्री में काम किया, क्योंकि पढ़ाई ही मास कम्युनिकेशन की थी और कोई रास्ता था नहीं मेरे पास। तो उसके बाद 5-7 हज़ार रुपए सैलरी हुई, लेकिन निरंतर जो पत्रकारिता है वो आपके खून में रच बस जाती है एक बार अगर आपने शुरू कर दी, क्योंकि आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप भी लोग, मैंने अपने आसपास देखा है, लोग ये चाहते हैं कि आप खबरें दिखाएं, जमीनी स्तर से दिखाएं, सब कुछ अच्छा करें, पूरी ईमानदारी से काम भी करें, करना भी चाहिए, लेकिन उनको यह भी देखना चाहिए, हमारे दर्शक हैं, पाठक हैं, कि जो स्वतंत्र मीडिया है, जैसे आप काम कर रहे हैं एक स्वतंत्र मीडिया के रूप में, तो आपके भी खर्चे हैं, बिल्कुल है। आपके भी कैमरामैन हैं, आपका स्टूडियो है जो आपने लाखों रुपए खर्च करके बनाया है ताकि लोगों तक एक सच्चाई पहुंच सके। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस चीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको सहारा किसका है, आपको यही है कि दर्शक आपकी न्यूज देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको विज्ञापन देंगे ताकि आपको सरकार पर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि अगर आप सरकार पर निर्भर हो गए तो फिर आप सरकार के खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे, अब जनता की आवाज आप नेता से कैसे पूछेंगे, क्योंकि नेता आपको कहेगा भाई आपके विज्ञापन तो हम दे रहे हैं, आप कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो समस्या यही है कि आप उद्योगपतियों से अगर विज्ञापन मांगोगे, आप अगर वो कोई गलती करेंगे तो आप उनके खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते, सरकार कोई गलती करेगी आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। तो आप मीडिया की भूमिका, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका है, वो आप निभाएंगे कैसे, क्योंकि आपके हाथ बंध चुके हैं, आपने उनसे विज्ञापन के रूप में पैसा ले लिया है, और फिर जो खबरें चलेंगी वो खबरें सेल ही होंगी एक प्रकार से, क्योंकि आप वही दिखाएंगे ना जो वो दिखाना चाह रहे हैं। आप अपने जो निष्पक्षता की बात है वो आप कैसे दिखाएंगे। तो ये बाद में फिर छोड़नी पड़ी आपको पत्रकारिता? जी पत्रकारिता मैंने छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें देखिए जब आपका पेट ही नहीं भरेगा, आपके ऊपर आपके जो आपके साथ आपका परिवार भी है, आपके माँ बाप भी हैं, उनके भी कुछ सपने हैं, आपको उनको भी देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, कहीं ना कहीं आप भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा प्रयास रहता है कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो मैं अपने विचार व्यक्त करूं, समाज की कोई समस्या है तो मैं उसमें अपने विचार व्यक्त करूं। तो कहीं ना कहीं मनदीप जी एक कोशिश रहती है कि मैं अपने विचार उस तरीके से व्यक्त करूं ताकि लोगों तक वो पहुंचे। फ्रीलांसर पत्रकार की भूमिका आप निभा रहे हैं? हाँ, मैं फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहा हूं, और लंदन में एक न्यूज एजेंसी भी है, मैं उससे भी जुड़ा हूं, कई लेख मैं उनको भेजता भी हूं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा कि पत्रकारिता का जो कीड़ा है वो आपका गया नहीं है, तो वो जीवन पर्यंत वो चीज चलेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप कस्बों की पत्रकारिता कर रहे हैं, आप गांव की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो रोजी रोटी चलाना बेहद मुश्किल काम है। जी, तो फिर ये क्या निचोड़ निकाला, इस सारी आपने किताब लिखी, सारा कुछ रिसर्च किया आपने जी, तो क्या करना चाहिए एक पत्रकार को और लोगों को फिर क्या करना चाहिए?
जी देखिए, जो मेरा निचोड़ था, मैं ये कहूँगा कि जैसे आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन मोड में थी। उस समय हमें ब्रिटिश जो शासन था, उससे हमें आज़ादी पानी थी। लेकिन आज हमें क्या ज़रूरत है? आज हम कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं जो आम लोगों की समस्याएँ हैं, मूलभूत समस्याएँ हैं। आज हम बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों पर क्या देखते हैं मनदीप जी, कि वो दिखा रहे हैं कि सेलिब्रिटी की शादी हो रही है, आम आदमी का उससे क्या लेना-देना। वो दिखा रहे हैं कि एक डिबेट हो रही है, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, एक एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा, दूसरा तीसरे की बात नहीं सुन रहा। यानी वो ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जो कहीं न कहीं लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कहीं न कहीं वो भड़काऊ बयानबाज़ी कर रहे हैं, और टीआरपी के लिए मीडिया टीआरपी के लिए आम लोगों को वो मुद्दे परोस रहा है, जिससे लोगों का भी जो भाईचारा है, सद्भाव है, वो भी बिगड़ रहा है। तो मीडिया की कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे हम मिरर को देखते हैं, मीडिया को मिरर के रूप में काम करना चाहिए कि आपने जैसा देखा, वैसा आपने लोगों को दिखा दिया। लेकिन आज उस मिरर पर धूल जमी हुई है, वो धूल है टीआरपी की धूल, वो धूल है विज्ञापन की धूल, वो धूल जमी है जो वो है राजनेताओं के दबाव की धूल, यानी सत्ता का दबाव है। दुनिया भर के आप फील्ड में जाते हैं, आपको भी कहीं न कहीं एक पत्रकार को ये डर रहता है कि उसने सरकार के खिलाफ, यानी आम जन की अगर उसने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। उसके ऊपर कहीं न कहीं दूसरे दबाव भी रहते हैं, कहीं धमकी ना आ जाए, कहीं कुछ ना, मतलब समस्याएँ बहुत हैं। लेकिन उन समस्याओं में से कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है, एक सही मीडिया कर्मी के रूप में हम क्या योगदान दे सकते हैं? एक पत्रकार को निष्पक्ष रहना होगा, पाठकों और दर्शकों को अपनी भूमिका निभानी होगी कि उनका सहयोग करें। जी। तो समस्याएँ कहीं अब पीछे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में हम पिछले साल 158वें नंबर पे थे, अब की बार 151वें नंबर पे हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो हम 151वें नंबर पे आते हैं। चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या दिखा रहे हैं? सुशांत राजपूत का मामला था, महीनों महीने वो मामला चला। मीडिया ने एक जो एक्ट्रेस थी, उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। यानी मीडिया एक जज की भूमिका में आ जाता है, बिना जांच के, बिना कोर्ट के। मतलब आप किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि उसकी जांच पूरी हुई, वो लड़की बाइज्जत बरी हुई। इसी प्रकार अन्य केस भी अभी पीछे मनदीप जी, भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो माहौल बना था। मैं तो खैर लंदन में बैठा था, लेकिन मेरा जो दिमाग था, शरीर वहां था, दिमाग कहीं ना कहीं हमारे घर वाले हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है। तो पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पे था। न्यूज़ चैनल में देख रहा था, तो उन न्यूज़ चैनलों पर लाहौर पे कब्जा कर लिया, अब हमारी सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, और वहाँ से मिसाइलें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आपने पूरे स्टूडियो को कहीं न कहीं एक युद्ध के माहौल में बदल दिया। स्टूडियो के अंदर ही मिसाइलें चल रही हैं, लड़ाकू विमान चल रहे हैं। हम इस प्रकार की जो भ्रामक पत्रकारिता कर रहे हैं, एक हमारे परिवार का बच्चा भी बैठा है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो चिंता में हैं कि क्या हो रहा है। सायरन लगातार बज रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अगले दिन जब प्रेस ब्रीफिंग करती है सेना, वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये समझिए कि क्या पत्रकारिता का उद्देश्य सिर्फ यह रह गया है कि एक टीआरपी के लिए हम अपने उन दर्शकों को भ्रमित करें, जो जिन दर्शकों के माध्यम से उनको विज्ञापन मिल रहा है? क्या हमारा काम भ्रमित करने का है लोगों को? ये क्या चीजें हमारा आपने डालनी है इसके अंदर? जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की है कि मैं लगभग सभी टॉपिक कवर करूं, और मैंने एक छोटा सा सर्वे भी किया था जिसमें 400-500 के करीब जो पत्रकार हैं हाँ। अलग अलग राज्यों के, तो उनके विचार भी मैंने उसमें ऐड ऑन करे हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि सिर्फ मेरे सोचने से फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास सालों साल का अनुभव है उनके विचार लिए, कुछ समाज सेवी थे उनके विचार लिए, प्रोफेसर थे मीडिया जगत से जुड़े उनके विचार लिए, और लंदन में भी कुछ पत्रकार थे, उनके भी मैंने कोशिश की है
कि उनके विचार भी डालूं, क्योंकि वहां पे जो मीडिया है वो सीधा सवाल कर सकता है किसी भी नेता से, और उनको कहीं ना कहीं ना मुकदमे का डर है, क्योंकि वो स्वतंत्र एक प्रकार से, हल्का फुल्का दबाव देखो रहता होगा, मैं मना नहीं करता कि वो भी पूरे पाक साफ है, लेकिन जो स्थिति भारत में है इन दिनों वो बड़ी खतरनाक है कि एक पत्रकार जो एक गांव की समस्या को उठा देता है और शासन प्रशासन को बुरा लग जाता है उस चीज का, तो पत्रकार पर मुकदमे हो जाते हैं, सजा हो जाती है। तो ऐसे में पत्रकार मतलब अपनी जान पे रिस्क लेके, या उसका भी परिवार है, तो वो कैसे इस प्रकार की खबरें दिखा पाएगा, तो ये एक सोचने का विषय है। जी प्रदीप भाई, सोशल मीडिया का दौर है तो जी। बहुत सारे अब तो बाढ़ आई हुई है जैसे पत्रकारों की, किसान आंदोलन के बाद तो बिल्कुल ही, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत तो है ही है दोनों साइड से। अब जैसे पहले विज्ञापन मिल भी जाते थे चलो, लेकिन अब विज्ञापन इतने लोगों को दें कैसे। जी और जो सोशल मीडिया की आड़ में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन पे आरोप भी लगते आए हैं, बिल्कुल। किसी पे ब्लैकमेलिंग है, किसी पे कुछ है कुछ, तो इसको कैसे रोका जाए। देखिए, मैं मनदीप जी ये मानता हूँ, ये जो सोशल मीडिया है ये एक प्रकार से हथियार है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी आप अगर इसको सही तरीके से यूज करोगे तो गांव, मैंने इसमें एक उदाहरण लिखा है कि गांव का एक छोटा सा बच्चा 9-10 साल का, वो अपने गांव के टूटे हुए बेंच की वीडियो दिखाता है, वो अपने जो अस्पताल है अपने गांव के आसपास का, उसकी स्थिति दिखाता है कि यहाँ दवाएं कम हैं या गलियां टूटी हुई हैं, और वो वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, अगर हम उसे सही तरीके से चलाएंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। अगर हम इसे गलत तरीके से, जैसे आपने अभी बात की कि दुनिया भर के यूट्यूबर आजकल हो गए, और कई बार तो मैं देखता हूं कि उनको पत्रकारिता की ABCD भी नहीं पता। वो बाइक पर उनके प्रेस लिखा है, हाथ में एक माइक है, वो निकल पड़ते हैं, कोई भी किसी भी तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब वो कैप्शन डालते हैं तो वो इस प्रकार के सनसनीखेज कैप्शन डालते हैं कि बाहर कुछ लिखा है, जब आप अंदर एक बार क्लिक कर देते हो खबर कुछ हो रही है। और पिछले दिनों मनदीप जी, मैं एक उसमें देख रहा था, कोई यूट्यूब पे वीडियो थी, पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा है, तो पति पत्नी के झगड़े में कोई पत्रकार पहुंचा हुआ है और वो कभी पति से बात कर रहा है, उधर से पत्नी से बात कर रहा है, यानी दोनों को वो भड़काने का काम कर रहा है। यानी जो निजी मुद्दे हैं, जो एक परिवार का विषय है, वो परिवार बैठ के उसको सुलझा सकता है, लेकिन पत्रकार क्या कर रहा है, वो पूरी दुनिया के आगे उसने उस विषय को परोस दिया। यानी जो बात एक घर में सोल्व हो सकती थी, आपने वो सारे दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए क्योंकि आपको अच्छे व्यू आ रहे हैं। यानी क्या मीडिया का काम ये है कि एक पति पत्नी के झगड़े को सुलझाए मीडिया? क्या देश की और सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? क्या मीडिया के पास एक यही विषय बचा हुआ है कि हम लोगों के घरों में जाएं, दस्तक दें, और उनकी जो प्राइवेसी है, यानी जो हमारा कानून है, जो पत्रकारों को अधिकार मिला हुआ है 19(1)(a) के तहत, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जो हमें मिला है वही पत्रकार को है, और 19(1)(b) के तहत उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वही आम आदमी पर लागू हैं। यानी हम किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। हमें जो देश के रक्षा से जुड़े मामले हैं, जैसा हमारे बड़े बड़े चैनलों ने पिछले समय किया, यानी वो हमारे देश की जानकारी जो लीक नहीं की जानी चाहिए, आप कैसे लीक कर सकते हैं? यानी आप उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं, क्योंकि जब मैं लंदन में बैठ के देख सकता हूं तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम किस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें जवाबदेह होना पड़ेगा अपने दर्शकों के प्रति, अपने पाठकों के प्रति, और हर उस देश के नागरिक के प्रति जो ये सोचता है कि अगर मैं चैनल खोलूं तो मुझे सिर्फ वो ना दिखाया जाए जो पर्दे के पीछे से पहले ही एक सुनियोजित तरीके से, एक स्क्रिप्टेड हो पूरी तरीके से, मतलब वो स्क्रिप्टेड ना होके वो एक सच्चाई उनको दिखाई जाए, ताकि लोग देखें और उसको समझें, और समझने के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं हैं वो हल हों,
तो ये काम मेरे हिसाब से मीडिया का होना चाहिए। न्यूज फॉर सेल, आपने टाइटल बड़ा जबरदस्त दिया है। तो कब लॉन्चिंग कर रहे हैं और कैसे इसकी लॉन्चिंग होगी और ये कैसे मिलेगी पुस्तक अगर किसी को मंगवानी हो तो? जी, जल्द मनदीप भाई हम इसे लॉन्च कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल रहेगी, अमेज़न किंडल पर यह अवेलेबल रहेगी और रेक्ता पर यह अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर। और जिसको इसके अतिरिक्त अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं उसको घर से प्रोवाइड करवा दूँगा, वो सोशल मीडिया पर मुझसे संपर्क कर सकता है। और जहाँ तक बात टाइटल की रही तो मैंने कई लोगों से फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये पूछने की कोशिश की कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो आज के समय में जिस प्रकार से विज्ञापन बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से सत्ता का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में था कि लोग मेरी पुस्तक क्यों पढ़ें? तो टाइटल ऐसा हो कि लोगों को एक बार जब लोग मेरी पुस्तक देखें, तो एक पूरा क्लियर विज़न उनके माइंड में चला जाए कि न्यूज़ फॉर सेल, कि न्यूज़ जो बिकने के लिए तैयार है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी ऐसे अनेकों पत्रकार हैं, हज़ारों की संख्या में पत्रकार हैं। भारत की अगर हम बात करें, तो 4 लाख से अधिक पत्रकार भारत में काम कर रहे हैं। 1 लाख जो प्रिंट मीडिया और 1 लाख के करीब जो वेबसाइट्स हैं, वो आज के टाइम में काम कर रही हैं और 400 के करीब बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, रीजनल न्यूज़ चैनल है, वो काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार देश में काम कर रहे हैं, तो उन पत्रकारों को भी चाहिए कि वो वह सब दिखाएँ जो सच्चाई हो। तो मेरा प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से इतना भर है कि लोग उस सच्चाई को देखें, समझें और पत्रकार भी कहीं न कहीं जो अपने अनुभव है, हाँ, वो लोगों के साथ बाँटे कि उनके आगे क्या समस्याएँ हैं। एक पत्रकार है, उसकी रोज़ी-रोटी नहीं चल रही, वो लोगों के सामने रखे कि वो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा है। तो वो लोगों के सामने रखे कि मैं यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। ना मैं सरकार से कोई सहयोग ले रहा हूँ, ना मैं किसी उद्योगपति से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ईमानदारी से पत्रकारिता करनी है। और मनदीप जी, संकट बड़ा विकराल है हमारे देश में और कई न सिर्फ देश में बड़े पत्रकार इस पे चिंता जता चुके हैं जो आज की पत्रकारिता है। कई विदेश की बड़ी जो संगठन हैं, जो पत्रकारिता के लिए काम कर रहे हैं, ये भी बड़ी चिंता जता चुके हैं। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आज के समय में अगर पत्रकार का कोई दुश्मन है तो पत्रकार ही पत्रकार का दुश्मन है। क्योंकि अगर सभी पत्रकार एकजुट होकर अपनी मांग सरकार के समक्ष रखें, अपनी मांग संगठनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से उसका कोई हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं बड़ा पत्रकार, वो छोटा पत्रकार, हम कहीं भी चले जाएं, नेता के समक्ष जब हम इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं तो वहां पे धक्का मुक्की, तो हमें ये सब चीजें छोड़नी होंगी। और जब हम एकजुट हो जाएंगे, हम एक छत के नीचे आ जाएंगे कि पत्रकारिता में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कंटेंट है, कंटेंट से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप जमीनी समस्याएं दिखाते हो तो निश्चित रूप से लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। और जो जमीनी पत्रकारिता की बात करें हम, जो गांव की पत्रकारिता थी, पहले एक पत्रकार गांव में जाता था मनदीप जी, वो किसान के साथ बैलगाड़ी पर बैठ के पत्रकारिता करता था। वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, वो खेतों में उसके साथ घूम रहा है कि आपकी समस्याएं क्या है। वो मजदूर के पास बैठा है, मजदूर से पूछ रहा है कि आपकी क्या समस्या है, सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो लागू हुई नहीं हुई। तो इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हम उस समय उस व्यक्ति तक पहुंचते थे, उनकी गली मोहल्ले अस्पताल और अन्य जो भी समस्याएं थी। लेकिन आज के समय में पत्रकारिता केवल स्टूडियो की पत्रकारिता रह गई है, जहां ऑफिस है उसके आसपास की पत्रकारिता रह गई है। तो हमें निश्चित रूप से प्रयास करना होगा। और अंत में मैं ये कहूंगा कि सारे पत्रकार ईमानदार नहीं हैं, इसी प्रकार सारे पत्रकार बेईमान नहीं हैं। तो आप सबको एक चश्मे से देखना बंद कर दीजिए कि प्रेस वाला है वो तो ऐसा ही होगा। आप इस प्रकार से एक ही चश्मे से अगर देखेंगे तो आप उन पत्रकारों का भी मोरल डाउन करने का काम करेंगे जो ईमानदारी से
काम कर रहे एक आईने की तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। और इस पुस्तक को भी मैंने इसलिए ही लिखा है कि अभी अंधेरा नहीं है, अभी उजाला है। और ऐसे भी पत्रकार हैं जो जमीर की शाही से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको कोई मुनाफा नहीं चाहिए, वो सरकार से लड़ रहे हैं, वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो केस भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो आईने की तरह पत्रकारिता कर रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा है। तो यही इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास है। कल मेरे पास ये पुस्तक आई थी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया। जी। जैसे एक पत्रकार साथी है महेंद्र सिंह, तो उसका भी जिक्र आपने जी। किया हुआ है इसके अंदर। जी 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 जी। ऐसे कई उदाहरण मनदीप जी, जब हम फील्ड में काम करते हैं तो ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास आते हैं। तो जिस समय मैं पत्रकारिता कर रहा था चंडीगढ़ में, उस समय मनदीप जी हैं, वो किसी बड़े मीडिया समूह से जुड़े थे। जी, महेंद्र सिंह। तो वो किसी बड़े मीडिया समूह से जुड़े हुए थे। तो उस समय उनकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई। वो एक मुख्यमंत्री से उन्होंने एक सवाल पूछा, जो कि पत्रकार का काम भी है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, तो जो सवाल था उस सवाल का जवाब देने की बजाय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ अलग ही विषय शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है। उन्होंने दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने विषय पे लगातार जारी रहे। लेकिन जब उसने तीसरी बार वो दोहराने की कोशिश की, तो जो सुरक्षाकर्मी थे, क्योंकि उनके लिए एक इशारा ही होता है, तो उनकी तरफ से इशारा हुआ, जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो उनको मतलब बिल्कुल ही सुरक्षा घेरे से निकाल दिया गया। और उसके बाद जहां उस मीडिया चैनल को चाहिए था, जो जिम्मेदारी की बात है, उस मीडिया चैनल को चाहिए था अपने पत्रकार के साथ वो खड़ा होता, क्योंकि पत्रकार का काम सवाल करना है। जब आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, पत्रकारिता सरेंडर कर देगी। जब आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहां रहेगा? तो इसका मतलब तो आप वो सवाल पूछेंगे जो आपको पहले से ही दिए जा रहे हैं। आजकल जो स्टूडियो में क्या होता है, आजकल नेता के पास पहले से ही सवाल चले गए। हाँ। उनमें से कोई सवाल अगर नेता को पसंद नहीं आया, तो वो वापस भेज देता है कि भाई इस सवाल की जगह आप ये सवाल करो, इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। वो पूरी तैयारी के साथ आता है और उसके बाद उससे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर, सभी नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर न्यूज चैनलों पर उससे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले से ही पर्ची के माध्यम से उसके पास पहुंचे हैं। वो पूरी तैयारी करके आता है और प्रोपगेंडा के तहत वो जानकारी लोगों तक परोसी जाती है जो मीडिया चैनल दिखाना चाहते हैं, जो वो नेता दिखाना चाहता है, जो वो उद्योगपति दिखाना चाहता है। वो जानकारी मनदीप जी कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो उनको देखनी चाहिए, जो उनको दिखाई जानी चाहिए, यानी उससे जुड़ी समस्याएं। जी। तो महेंद्र के उदाहरण से हम मतलब यह समझ सकते हैं कि अगर वो मीडिया चैनल उस समय उनका साथ देता, वो कहता हमारे पत्रकार ने सवाल पूछा और मुख्यमंत्री ने जवाब सही से नहीं दिया, वो उस क्लिप को दिखाता, तो कहीं ना कहीं लोगों तक सच्चाई पहुंचती। लेकिन वो करने के बजाय उस चैनल ने उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि चैनल को पता था जी कि उसको विज्ञापन चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 78% 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 78% मीडिया कहीं ना कहीं विज्ञापन पर चल रहा है। जब सरकार से आपको विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे, तो आप किस प्रकार से सरवाइव करेंगे? यह मीडिया को सोचना होगा कि वो इस तरीके से एक विज्ञापनों पर केंद्रित होने की बजाय वो लोगों के बीच जाकर वो कुछ करे, या कुछ भी अल्टरनेटिव आप करो, लेकिन कम से कम जब आप न्यूज नहीं दिखाओगे, तो मैं तो नहीं मानता कि ये पत्रकारिता हो सकती है कि जैसा नेता चाहता है, जैसा उद्योगपति चाहते हैं, या जैसा कोई वीवीआईपी चाहता है, आप सिर्फ वही दिखाते रहें। तो लोग क्यों देखे आपका चैनल? मतलब इससे अच्छा तो पत्रकारिता छोड़ ही दें फिर। मैंने 2.5-3 साल से चैनल नहीं देखा मनदीप जी। वो तो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, या जो भी उस समय स्थिति बनी, तो उस स्थिति की वजह से जो एक प्रकार की जो चिंता थी, उस चिंता को देखते हुए मुझे वो देखना पड़ा। अदरवाइज मैं देखता ही नहीं, क्योंकि 8-9 बजे के करीब आप चैनलों पे देखोगे 4 लोग बैठे हुए हैं, एक उससे तेज बोलता है, दूसरा उससे तेज बोलता है, और सबसे तेज कौन बोलता है? एंकर उनसे सवाल नहीं करता। एंकर कहता है कि आपको ये बोलना चाहिए। वो अपने शब्द जो आपने 4 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, वो
अपने शब्द उनसे बुलवाने की कोशिश करता है, और जो नहीं बोलता उसका माइक बंद। तो क्या ये पत्रकारिता है? आप सर्कस दिखा रहे हो क्या लोगों को, कि लोग उस सर्कस को देखें? और मतलब कई बार तो मैंने देखा न्यूज रूम में हाथापाई हो रही है। किस प्रकार के विशेषज्ञ आप बुला रहे हो? क्या जिनमें इतना भी पेशेंस नहीं है कि अपनी बात शालीनता से आप रखिए? आप पहले के चैनल देख लीजिए, बड़ी शालीनता से वो अपनी बात रखते थे। मैं यूके में 1 साल से हूँ, वहां के आप चैनल देख लीजिए, वो आपको युद्ध की खबरें भी ऐसे परोसते हैं जैसे एक नॉर्मल खबर होती है, ताकि लोग पैनिक ना करें। तो मीडिया का काम क्या सिर्फ खबरों को सनसनीखेज बनाना है? क्या मीडिया का काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है? क्या मीडिया का काम सिर्फ मुनाफा कमाना है? और वो मुनाफा जो कि पत्रकारों का पेट भी नहीं भर पाता, वो मुनाफा जो एक पत्रकार को कहीं ना कहीं बीच में मंझधार में लाके खड़ा कर देता है, जहां पे ना तो वो पत्रकारिता छोड़ सकता और प्रोफेशन वो कर नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार है तो वो सोचता है कि तेरी अच्छी जान पहचान है, तेरा रुतबा है, तेरा मान सम्मान है। वो कहाँ काम करेगा? वो कोई ड्राइविंग की नौकरी नहीं करेगा, वो कोई ऐसी नौकरी नहीं करेगा जहां पे कोई ऊपर से उसको धमकाता रहे। तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार के लिए ये एक कुत्ते की हड्डी के समान है, ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। और मनदीप जी, आप ये समझिए कि ऐसे कुछ ही इन्फ्लुएंसर आप उनको कह लीजिए या यूट्यूबर कह लीजिए, ऐसे कुछ ही बचे हैं जो शिक्षित भी हैं, शालीनता से अपनी बात भी कह रहे हैं। यानी कुछ चैनल तो मैं देख के मतलब ऐसा मन करता है कि ये चल क्या रहा है हमारे देश में। मतलब एक एंकर चीख चीख के आपको खबर बताता है कि आप देखिए उस सरकार ने ऐसा कर दिया, और वो मतलब सबको पता है कि वो किसके पक्ष में है। आज तो आम लोग भी ये जान गए हैं कि फलाना चैनल कहाँ है, फलाना कौन सी चैनल पार्टी का है। हाँ, फलाना चैनल आपको क्या दिखा रहा है। यानी उनपे कोई चैनल एक पार्टी विशेष का है, दूसरा चैनल दूसरी पार्टी विशेष का है। तो आप उन चैनल को देखने से पहले, यानी अगर आप कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं भाजपा पार्टी से हूं, तो मुझे ये पता है कि मेरे को कौन सा चैनल देखना चाहिए जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि एक चैनल आपको हमेशा खिलाफत करता दिखेगा, एक चैनल आपको दिखेगा कि वो सत्ता का पक्ष ले रहा है केवल। तो निष्पक्षता कहाँ है? आप तो बंट गए हो उसमें। जी, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं मनदीप जी, मेरा यही मैसेज है कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसे अंधेरा घना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, माना अंधेरा घना है लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है। यानी तो हमारे चारों तरफ नकारात्मकता है, लेकिन हमें तो पॉजिटिविटी देखनी है। जी, अगर हम चाहें तो आज न्यूज चैनलों से कहीं अधिक व्यूज यूट्यूब पे जो चैनल चला रहे हैं उनके हैं। मैं देखता हूं कई चैनलों के व्यूज जो रीजनल चैनल है उनसे कहीं ज्यादा व्यूज तो आपके चैनल के हैं। तो आपको जरूरत है क्या कि उनके जैसा वो चल रहे हैं आप वैसा चलें? क्योंकि अगर आप सच्चाई दिखाओगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप संयमित भाषा रखिए, जी, आप फैक्ट पर चलिए, आप कुछ भी सनसनीखेज मत बनाइए। पांचवा, आप खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय आप लोगों को वह दिखाइए जो घटित हुआ है। आप उन लोगों से बात कीजिए जो पीड़ित हैं, आप प्रशासन से बात कीजिए क्योंकि आप उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। आप सरकार के समक्ष उनकी समस्याएं रखिए बिना मिर्च मसाला लगाए। जब आप ये सब चीजें एक तरीके से करेंगे, फैक्ट के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। और मैं आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मनदीप जी चल रही है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक पे जो कॉलेज चल रहे हैं, अधूरा ज्ञान, सुबह सुबह आप उठते हैं, आपके पास मैसेज आ रहा है, आपके पास मैसेज आया, कैसा भी मैसेज आया, आपने क्या करा, उसको देखा, अगर आपको पसंद आया तो आपने वो फॉरवर्ड कर दिया, आपके दोस्त ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। यानी आपने ना कोई फैक्ट चेक किया। उस मैसेज की वजह से क्या हमारे समाज में दंगे नहीं हो सकते अगर वो मैसेज भ्रामक है? हमने भावनाओं में बह के वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया बिना ये सोचे समझे कि फैक्ट क्या हो सकता है, सच्चाई क्या है, बिना ये जाने। तो एक जो पाठक है हमारा, एक दर्शक है, या एक फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाला कोई युवा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी सूचना आपके मोबाइल पर आ रही है
तो आप उसका फैक्ट चेक कीजिए, और फैक्ट चेक करने के बाद ही वो आगे फॉरवर्ड करिए। अदरवाइज आजकल तो अनेकों ऐसे कानून भी हैं कि आप भी किसी समस्या में फंस सकते हैं। और एक जागरूक पाठक होने के नाते, एक जागरूक दर्शक होने के नाते आपको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। सिर्फ आप पत्रकारों से ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पत्रकार ही अपनी भूमिका निभाता रहे। दर्शक की भी भूमिका महत्वपूर्ण है और पाठक की भी महत्वपूर्ण है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और जो निर्भीकता के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं अमनदीप जी, मैं उनको बधाई दूंगा कि जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, प्रेस फ्रीडम में, हमारा मीडिया 151वें नंबर पे आता है। और कहीं ना कहीं एक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 65% लोगों ने उनके सर्वे में ये भी माना मनदीप जी कि अधिकतर लोग, मतलब 65% लोग यह मान रहे हैं कि अधिकतर लोग कहीं ना कहीं जो न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है उसको सच मान ही नहीं रहे। वो मान रहे हैं कि ये कोरा झूठ है। तो आप समझ लीजिए, मतलब क्या सिर्फ 35% लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि खबर ठीक है। तो मीडिया से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि लोगों के भरोसे को जगाने के लिए पाठक भी अपनी भूमिका समझे, दर्शक भी अपनी भूमिका समझे और पत्रकारक भी अपनी भूमिका समझे। तो बस यही छोटा सा प्रयास है, देखिए बाकी क्या होता है। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी। तो न्यूज़ फॉर सेल, ये आप कहीं से भी इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और एक अच्छी बात प्रदीप ने बताई, सौ का तोड़ ये है कि आपका कंटेंट है जो वो अच्छा बना के रखिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको लोग पसंद करेंगे, देखेंगे। समय लग सकता है लेकिन जागरूकता आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी पत्रकार साथी है, एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।